रुख करेंगे इस वक्त इस्लामाबाद, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीटीआई के रहनुमा बात कर रहे हैं। बरहमी का इजहार किया और कहा कि 3 दफ़ा हम आपको ये मोहलत दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि जी हमारे वकील अकरम शेख साहब बीमार हैं, लाहौर में हैं, वो आ नहीं सकते। और जब इलेक्शन कमीशन ने उनके नुमाइंदे से पूछा कि वो कौन सी दस्तावेज़ात हैं जो आप देना चाहते हैं, और आपने स्पीकर को रेफरेंस फाइल करते हुए वो दस्तावेज़ात क्यों नहीं दी, तो उनके वकील ने कहा कि जी मुझे नहीं पता वो कौन सी दस्तावेज़ात हैं, उसको पता ही नहीं था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हुकूमत की ये मज़ाहमत, हुकूमत की ये साजिशें, ये सिर्फ इस वजह से हो रही हैं कि हुकूमत जानती है कि इस रेफरेंस में कोई जान नहीं है, और अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ स्पीकर का जो रेफरेंस है वो इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया, तो हुकूमत की सोच ये है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त केस चल रहा है उस पर असरअंदाज होगा। नफसियाती तौर पर हुकूमत एक शिकस्त खोरदा पार्टी नज़र आएगी। इसलिए तीसरी दफ़ा 16 दिसंबर, 26 दिसंबर और आज 10 जनवरी को उन्होंने तारीख़ की दरख्वास्त की, और इलेक्शन कमीशन ने उनको आखिरी मोहलत दी है कि आप 18 तारीख को ये दस्तावेज़ात या जो भी आपके दलाल हैं मुकम्मल करें, क्योंकि इमरान खान की जानिब से और जहांगीर तरीन की जानिब से उनके वकीला ने तमाम दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। हर चीज़ हमने इलेक्शन कमीशन के सामने पेश कर दी है, तो इसलिए ये आखिरी मोहलत है। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि 18 तारीख को ये दोनों रेफरेंसेस जो हैं ये ख़त्म हो जाएंगे और इलेक्शन कमीशन इनको रिजेक्ट कर देगा। आज की कार्रवाई के हवाले से फवाद आपको बताएंगे कि आज क्या हुआ। जी फवाद। जी, आज 2 बुनियादी जो नुकात हैं उनके ऊपर बहस हुई। जब आज आगाज़ हुआ प्रोसीडिंग्स का, तो रहमान मलिक साहब की जो रिपोर्ट बहैसियत एडिशनल डायरेक्टर FIA उन्होंने हुदैबिया मिल में जमा करवाई थी, और जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चेयरमैन नैब को उन्होंने कॉपी भेजी थी, उसके ऊपर बहस हुई। उसमें जो लोग ये कहते हैं कि मनी ट्रेल अवेलेबल नहीं है, उन्हें ये चाहिए कि वो 249 सफ़हात की जो रिपोर्ट है रहमान मलिक साहब की, उसको एक दफ़ा पढ़ लें। एक रुपए का उसमें हिसाब है कि पैसे पाकिस्तान से किस तरह दुबई, लंदन, और ये जो सारा इल्ज़ाम ICIJ का है वो किस तरह एक पैनी का हिसाब उस रिपोर्ट में मौजूद है। मामला ये हुआ कि 3 जाली अकाउंट्स पाकिस्तान में खोले गए, 3 जाली अकाउंट्स लंदन में खोले गए। लंदन में जो अकाउंट्स खोले गए वो काजी फैमिली के थे। पाकिस्तान में जो अकाउंट्स जो हैं वो खोले गए थे वो मोहम्मद रमज़ान, असगर अली और सलमान ज़िया के नाम से थे। इन 3 अकाउंट्स में मिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रांजैक्शंस की गई, यानी यहाँ से पाकिस्तान से पैसा बाहर जाता था और पाकिस्तान में पैसा वापस लाया जाता था, जिसको फिर बाद में वज़ीर-ए-आज़म बन के नवाज शरीफ साहब ने खुद ही 1992 में ये एमनेस्टी दे दी कि बाहर से आने वाले पैसे को कुछ नहीं पूछा जाएगा। और पहले पैसा पाकिस्तान से हुंडी के ज़रिए बाहर गया, फिर पैसा पाकिस्तान वापस आया हुंडी के ज़रिए। और इसके लिए जो 3 अकाउंट्स इस्तेमाल किए गए पाकिस्तान में, वो हबीब बैंक AG ज़ूरिख में मोहम्मद रमज़ान, असगर अली और सलमान ज़िया के थे, और जो लंदन में इस्तेमाल किए गए वो काजी फैमिली के थे। यहाँ पर एक और पॉइंट भी मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो 3 अकाउंट्स पाकिस्तान में इस्तेमाल किए गए थे, ये लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये लोग हैं ही नहीं। टोटल जाली अकाउंट्स बनाए गए और उसमें पैसे लाए गए। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट थी वो ये थी कि ये रेफरेंस जब फाइल हुआ 2 FIRs की बुनियाद के ऊपर, इसमें असगर जनाब भुट्टा, नसीर भुट्टा साहब एक MNA थे PMLN के। आप देखिए कि सिस्टम किस तरह मैनिपुलेट किया जाता। नसीर भुट्टा साहब MNA थे मुस्लिम लीग नून के, उनको बाद में एडिशनल अटॉर्नी जनरल बनाया गया। वो हाई कोर्ट में पेश हुए जस्टिस फर्रुख इरफान साहब और ख्वाजा इम्तियाज़ साहब के सामने, और जस्टिस फर्रुख इरफान साहब जिनका नाम अभी पनामा पेपर्स में भी है और बहामास में भी है, उन्होंने उन मुस्लिम लीग नून के MNA ने अटॉर्नी जनरल के तौर के ऊपर अदालत में पेश होकर कहा कि हुकूमत इस केस में मजीद कार्रवाई नहीं चाहती, और अदालत ने वो रेफरेंस को ऐश कर दिया। आज नईम बुखारी साहब ने उस जो रिपोर्ट है उसके ऊपर रिलाय किया, तो जजेस का सवाल ये था कि क्या उस केस के ऊपर, प्रोसीडिंग्स के ऊपर रिलाय किया जाए जो क्वैश हो गया है। तो उसके ऊपर ये बात जो है वो हो रही है कि क्या ऐसी क्वैशमेंट
जो इस तरह से मैनिपुलेट करके सिस्टम को ली गई हो, जिसमें मुस्लिम लीग के अपने ही एमएनए को अटॉर्नी जनरल बना के पेश किया जाए और वो कह दे कि हमने इसको मजीद नहीं चलाना, क्या उसको बुनियाद बना के हम प्रोसीडिंग से आउट कर सकते हैं? दूसरी अहम बात जो ये हुई कि जजेस ने कहा कि रहमान मलिक साहब जब बाद में इंटीरियर मिनिस्टर बने तो उन्होंने इसको परसू क्यों नहीं किया। तो आपको याद होगा, यही तो रोना है पाकिस्तान में कि हम ये कहते हैं कि मुकमुका हुआ, सीओडी हुई और उसके बाद जो पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत आई उन्होंने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ इन तमाम केसेस को परसू ही नहीं किया, उसको छोड़ा ही नहीं। और ये जो रिपोर्ट है इसी के ऊपर बाद में आपको पता है बीबीसी ने उस वक्त फिल्म भी बनाई थी, पाकिस्तान टू पाकलैंड वाया इलफोर्ट। ये वो तमाम मनी ट्रेल है जिसको ये बताया जाता है। दूसरी बात जो अहम बात इस आज डिस्कशन में आई है वो हसन नवाज शरीफ साहब के कंपनीज है। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब ने कौमी असम्बली में कहा कि 2005 में जब जद्दा की मिल बिकी तो कारोबार के लिए बच्चों को पैसे दिए लंदन में, लेकिन हम ये देखते हैं कि 2001 में फ्लैगशिप को 2099 जो फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट है उसको 1.6 मिलियन पाउंड जो है वो हसन नवाज साहब ने लोन दिया। इसी तरह एक और कंपनी हसन नवाज साहब ने क्यू होल्डिंग्स के नाम पे बनाई, उसको भी उन्होंने जो है वो लोन दिया। तो सवाल अब जजेस के सामने जब ये ब्रेक हुई है तो उस वक्त ये था कि जब नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि पैसे 2005 में आए और उससे पहले बच्चे खुद कह रहे हैं 99 में हसन साहब कह रहे हैं कि मैं स्टूडेंट था, तो सवाल ये पैदा होता है कि 1999 में वो स्टूडेंट थे तो 2001 में बिलियनर कैसे हो गए और ये पैसे जो है ये कहाँ से आए? ये सवालात हैं जिनके ऊपर अब दोबारा रिज्यूम होगी हियरिंग तो बात होगी। एक बात जो पनामा में साबित हो चुकी है और वो नवाज शरीफ साहब की अपनी तकारीर में सामने आई है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब, इनकी फैमिली, वालिद मरहूम साहब के ज़माने से ये लोग पाकिस्तान से बाहर अपनी दौलत मुंतकिल करते चले आए हैं। वो उस वक्त सन 70 के अशरे में, सन 80 में जब ये हुकूमत में आए, सन 90 में इस बात के बेशुमार शवाहिदात मौजूद हैं कि जिस तरीके से इन्होंने दुबई में बिजनेस सेटअप किया, जद्दा में सेटअप किया, ये पाकिस्तान से बाहर अपनी दौलत मुंतकिल करने की और करप्शन मनी को भेजने में ये एक्सपर्ट हो चुके हैं। ये बात एक दफ़ा नहीं 12 साबित हो चुकी है कि इन्होंने मुसलसल पिछले 25-30 साल में, बल्कि ज़्यादा के अरसे में, इन्होंने पाकिस्तान से दौलत कमाकर गैर कानूनी तौर पर बाहर मुंतकिल की, बाहर असासे बनाए, अपने नाम पर नहीं बनाए, बच्चों के नाम पर बनाए। बच्चे भी बेचारे झूठ बोलते हुए पकड़े गए इंटरव्यूज़ में, और ये ख़ुद भी इन्होंने कौम से कौमी असम्बली के खिताब में झूठ बोला, इन्होंने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की, इन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की। अच्छा जज साहब, एक सवाल है इस पे बता दें कि जो पहला पैसा ये हुंडी के जरिए पाकिस्तान से बाहर भेजते रहे हैं, फिर बैंकों से मंगवाते हैं, क्या पीटीआई ने कोई ऐसा सबूत जमा कराया है सुप्रीम कोर्ट में? अच्छा, आज जो सारी बहस हुई है वो 249 सफ़हात की जो रिपोर्ट है रहमान मलिक साहब की वो बताती है, और वो एग्जैक्टली एक रुपये का हिसाब देती है कि वो पैसे किस तरह से बाहर गए और किस तरह से वापस आए। जिस तरह से मैं ये कह रहा हूँ कि जो अब लीगल पॉइंट ही आया है कि जिस तरह से उन्होंने हाई कोर्ट में ये प्रोसीडिंग्स क्वैश करवाई, अपना ही अटॉर्नी जनरल पेश करके और अपने ही हुकूमत में मिला के क्वैश कराई, तो क्या उसका जो सबूत है वो यहाँ पेश होना चाहिए या नहीं? मतलब ये ऐसे ही है कि जैसे बकरी सामने है, जो हम कहते हैं कि ये भी आपको भी पता है बकरी है, मुझे भी पता है बकरी है, बट साबित करेंगे ये बकरी। इनके साहबजादे ने करोड़ों, 80 करोड़ से ज्यादा की रकूमात जो है अपने वालिद के अकाउंट में बाहर से पाकिस्तान ट्रांसफर की हैं। वो दौलत कहाँ से आई, वो कैसे आई? आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब इसमें भी मिल जाता है कि ये जो रकूमात बाहर से आती रहीं, ये कहाँ से, इनका सोर्स क्या था, इनका ओरिजिन क्या था। तो ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि इन्होंने पिछले 30-40 साल में हमेशा गैर कानूनी ज़राए से पैसे बाहर मुंतकिल किए और फिर वापस भी भेजे उसमें से। शुक्रिया जी। क्या मज़ीद दस्तावेज़ात आपकी तरफ से जमा कराई जाएंगी? कराई हैं अभी मजीद कराई है और सबूतों के ढेर लगे हुए हैं। कोई ऐसा मसला नहीं, एक रुपए का पता है कैसे गया है, कैसे आया है। अब बाकी जो है वो आप देखते हैं क्या आगे चलता है, बाकी कसर कोई नहीं रह गई। और अब PMLN को चाहिए कि फिलफोर अपना नया वज़ीर आज़म कम से कम उसकी निशानदेही कर दे, लेकिन एहतियात रखें कि उसके नाम के साथ शरीफ ना लगाओ, वरना वो भी पैनामा शरीफ एहसन इकबाल या अब्दुल कादिर बलोच बल्कि नईम भाई को बना। और इस वक्त आपने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो वक्फा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में समाअत के हवाले से, उसके बीच में आकर गुफ्तगू कर रहे थे नुमाइंदों से।
ये थी अब तक की ताज़ा तरीन।